हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की हम लोग मैनेजमेंट की क्लास में बहुत दिनों बाद आज हम लोगों ने मैनेजमेंट की क्लास करने वाले हैं, जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन एंड जिसे बोलते हैं समन्वय, और हम लोग समन्वय के कुछ एमसीक्यू देखने वाले हैं और कुछ अभिप्रेरणा जिसे मोटिवेशन बोलते हैं। तो हम लोग इसके एमसीक्यू करने वाले हैं। समन्वय कोऑर्डिनेशन जिसे बोलते हैं और अभिप्रेरणा जिसे मोटिवेशन बोलते हैं, इसके भी एमसीक्यू करने वाले हैं। ये भी एक तरीके से मैनेजमेंट का पार्ट माना जाता है। तो जैसा कि आप लोगों को क्वेश्चन में लिखा होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि किसी संगठन में उप इकाइयों के कार्यों को सतत पैटर्न मतलब कि एक कॉन्टिन्यूस पैटर्न में जोड़ने के लिए उपयोग की जाने वाले तंत्र के समूह को क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं। जैसे कि मान लो मैंने मेरे माइंड में एक दिमाग में एक आइडिया आया कि मुझे एक क्या खोलना है, कॉलेज खोलना है। ठीक है, अब कॉलेज में क्या होगा कि कॉलेज में मैंने आइडिया लिया है, तो सबसे पहले क्या हुआ कि मेरे माइंड में एक दिमाग में एक प्लानिंग चलेगी, प्लान बनेगा, और जिसे बोलते हैं हम लोग नियोजन। अब नियोजन करने से ही तो सिर्फ कॉलेज चल नहीं जाएगा। उसके बाद अब मैंने क्या किया, तो नियोजन के बाद कॉलेज को मैंने कुछ विभागों में बांट दिया। अब जैसे कि मान लो कौन कौन से विभाग हैं हम लोगों के, तो मान लो कॉलेज में एक है हम लोगों का कार्यालय विभाग। ठीक है, अब उसके बाद एक है हम लोगों का खेलकूद विभाग। ठीक है, और उसके बाद एक और हम लोगों का वो है हम लोगों का परीक्षा विभाग। और उसके बाद है हम लोगों का एक और है, उसे बोल सकते हैं हम लोग कार्यालय विभाग, खेलकूद विभाग, परीक्षा विभाग, और इसे बोल सकते हैं हम लोग मान लो कृषि विभाग। इस प्रकार से मैंने मान लो कि कोई कॉलेज में संस्था को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया, तो इसे तो बोलते हैं हम लोग विभागीकरण करना। किसे बोलते हैं, ये जो लिखा हुआ है विभागीकरण, तो इनको बोलते हैं विभागीकरण करना। तो ये हो गया हम लोगों का, ये जो विभाग बने हैं ये अलग अलग, तो इन्हीं को बोला जाता है संगठन। अब संगठन के बाद हमने इसमें डाल दी नियुक्तियां कर दी। अब नियुक्तियों के बाद क्या हुआ कि इसमें आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। तो कोऑर्डिनेशन मतलब कि समन्वय, आपस में कोऑर्डिनेशन, बातचीत होना बहुत जरूरी, आपस में तालमेल होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए इसमें क्या लिखा, किसी संगठन में उप इकाई हैं जी, एक संगठन की उप इकाई हैं कि कार्यों को सतत पैटर्न में जोड़ने के उपयोग की जाने वाले तंत्र के समूह को क्या कहते हैं, तो उसे समन्वय कहते हैं। और समन्वय का मतलब होता है आपस में एक दूसरे को मिलकर कार्य करना। ठीक है, तो आप लोग हो सकता है समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर में लिखा हुआ है कि समन्वय के तत्व हैं। समन्वय के कौन कौन से तत्व होते हैं। जैसे कि मान लो सामूहिक प्रयास, ये भी एक तत्व है इसका। सामूहिक प्रयास मैंने अभी आप लोगों को बताया, साथ मिलकर कार्य करेंगे, कार्यों में एकता, ये भी इसका पार्ट है। समान उद्देश्य, एक ही उद्देश्य है, क्योंकि कॉलेज का एक नाम होना चाहिए। हम चाहते हैं कि कॉलेज में डिसिप्लिन, सब चीज़ें मेंटेन हो, परीक्षा भी समय से हो और बच्चों के कोई आने जाने में सुविधा हो। जैसे कि कार्यालय का काम होता है, कोई फॉर्म जैसे कि मान लो निकालना है तो कार्यालय का काम हो गया, खेलकूद भी कराने हैं जिससे कि बच्चों का शारीरिक विकास हो सके। तो सभी के सभी उद्देश्य हम लोगों के समान उद्देश्य होते हैं। तो इसका भी आंसर ये भी है। तो इसका जो आंसर है वो हम लोग डी ऑप्शन इसका आंसर ले सकते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि पूर्व निर्धारित सीमाओं के भीतर, पूर्व निर्धारित जो मैंने पीछे से निर्धारित सीमाओं के भीतर क्रियाओं और उत्पादन को रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले तंत्र के समूह को क्या कहते हैं। तो पूर्व निर्धारित, पीछे से जो मतलब कि मैंने पीछे निर्धारित कर रखा है, उनको उत्पादन रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले तंत्र को क्या कहते हैं, तो उसमें बोलते हैं समन्वय। तो उसे समन्वय नहीं बोलते हैं, समन्वय मैंने अभी आप लोगों को बता दिया है। लंबवत विशिष्टीकरण नहीं बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं नियंत्रण, क्योंकि सीमाओं के भीतर समूह को कार्य करना है तो उसे बोलते हैं नियंत्रण बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है समन्वय में शामिल है। समन्वय में क्या क्या शामिल होना चाहिए, तो पूर्वानुमान, ये भी समन्वय में शामिल होता है। उद्देश्य की एकता, बिल्कुल सारे के सारे सभी लोगों के उद्देश्य एक ही होने चाहिए। जैसे मान लो विभाग बनाए हैं और उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन है, तो उनमें आपस में उद्देश्यों में एकता होनी चाहिए। स्टाफ का चयन, ये भी एक पार्ट है, इसका भी याद रखिए कि स्टाफ का चयन ये भी समन्वय का पार्ट है। और इनमें से सभी, तो इसका जो राइट आंसर है वो इनमें से सभी हो जाएगा।
ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं जैसे MPPCS, UPPCS या फिर TGT PGT इन सब में आए हुए हैं, तो मैं वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि समन्वय का उद्देश्य होता है। समन्वय का क्या उद्देश्य होता है? कोऑर्डिनेशन, मतलब आपस में जो हम लोग तालमेल बिठा रहे हैं उसका क्या उद्देश्य होता है? विलंब हटाना, ये भी बिल्कुल उद्देश्य है। संघर्ष समाप्त करना, बिल्कुल सही। सहयोग में वृद्धि करना, बिल्कुल सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि अब यहाँ से क्वेश्चन है हम लोगों की मोटिवेशन के। अभिप्रेरणा जिसे बोलते हैं हिंदी में। अभिप्रेरणा का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई बच्चा है, बच्चा पढ़ने में वो इच्छुक नहीं है, तो मैंने उसको ऐसे मोटिवेट किया है कि वो आपस खुद ही से मोटिवेट हो गया। जैसे नहीं कि मैंने उसे डांटा नहीं है कि नहीं तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, मैंने उसे डांटा नहीं, उसे मैंने प्यार से समझाया है और उसे कुछ दिखाया है कि बच्चों को देखो कैसे बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ने से क्या होता है। तो मैंने उसे सेल्फ मोटिवेट कर दिया है, तो उसे बोलते हैं अभिप्रेरणा। अब अभिप्रेरणा होता क्या है? तो अभिप्रेरणा के द्विघातक सिद्धांत का विकास किसने किया था? तो ये हाइजेनबर्ग ने किया था, मैकग्रेगर ने किया था, या विलियम आउची ने किया था, या फिर AM मैस्लो ने किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप लोग मोस्ट कर लीजिए क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अभिप्रेरणा के आवश्यकता के पदानुक्रमता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मतलब कि अभिप्रेरणा में जो आवश्यकता होती है उसमें सबसे पहले योगदान दिया था अब्राहम मैस्लो ने। तो इसे बोलते हैं AH मैस्लो, इन्हें बोल सकते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले आवश्यकता की बात कही थी और इन्होंने आवश्यकता को 5 भागों में बांट रखा था। जैसे कि मैं मान लो इनको हम लोग बात करते हैं, आवश्यकता के 5 भाग इन्होंने बांटे हुए थे। तो हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं, एक मान लो यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 5 भाग हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो 1, 2 नंबर, 3 और 4 और 1, 5। इनमें हम लोगों की 5 आवश्यकताएं इन्होंने बताई थी। 5 प्रकार से 5 भागों में इन्होंने आवश्यकता को बांटा था। तो उन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी बात कही थी इन्होंने। तो सबसे पहले इन्होंने कहा था कि जीवन या फिर भौतिक आवश्यकता, जो पहली नंबर पर कही थी कि उन्होंने कही थी भौतिक आवश्यकता या फिर भौतिक आवश्यकताएं, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 में कहा था इन्होंने कि सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, ठीक है। और नंबर 3 में कहा था इन्होंने सामाजिक आवश्यकताएं, सामाजिक संबंधी आवश्यकताएं। और चौथे नंबर में कहा था सम्मान संबंधी आवश्यकताएं, सम्मान संबंधी आवश्यकताएं। और 5वें नंबर में इन्होंने कहा था कि आत्मीकरण की आवश्यकता। आत्मीकरण, जब कोई आदमी को किसी भी चीज की इच्छा नहीं होती है तो उसे बोलते हैं आत्मीकरण की आवश्यकता, आत्मीकरण की आवश्यकता। अब अक्सर करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि भौतिक आवश्यकता में कौन कौन सी आवश्यकताएं आती हैं, या फिर जैसे मान लो भौतिक आवश्यकता कौन कौन सी होती हैं हम लोगों की जो जीवन में उपयोगी होती हैं, उनकी बात कही गई थी। तो जैसे मान लो कि भूख है, भूख की आवश्यकता है, ये भी हम लोगों की भूख है, भूख की आवश्यकता एक तरीके से जी भौतिक आवश्यकता है। प्यास, निद्रा, तो ये भी जो भौतिक आवश्यकताएं में बोला गया था, इन पर हम लोग आगे बात करेंगे। और अगर आप लोग कमेंट कीजिए कि मैं बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव में मतलब कि पूरे तरीके से इसको लेकर आऊँ, आवश्यकता की बात करूँ, तो आप लोग बताइए। मैं बिल्कुल आवश्यकता को बिल्कुल आप लोगों को एक बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके एक वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा, बस आप लोग कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अभिप्रेरणा, एक सेकेंड, अभिप्रेरणा के X और Y सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अभिप्रेरणा के X और Y सिद्धांत का प्रतिपादन मैकग्रेगर ने किया था, हाइजेनबर्ग ने किया था, या फिर आउची ने, या फिर अब्राहम मास्लो ने किया था। तो इसका राइट आंसर जो है वो किया था मैकग्रेगर ने। इन्होंने X और Y सिद्धांत क्या कहे थे? X और Y सिद्धांत क्या है? ये बात कही गई थी कि X और Y सिद्धांत के बारे में इन्होंने कहा था। तो अक्सर करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि X और Y सिद्धांत किसने कहा था? तो आप लोग बताएंगे मैकग्रेगर ने कहा था। अब ये X और Y सिद्धांत होते क्या हैं, इन पर भी हम लोग बात कर लेते हैं।
तो एक्स और वाई सिद्धांत की बात कही थी कि उन्होंने कहा था मैकग्रेगर ने कि जो कर्मचारी होता है एक्स सिद्धांत के अनुसार कर्मचारी जो होता है वो सेल्फ मोटिवेट नहीं होता है। मतलब की बात कही थी कि कर्मचारी कामचोर प्रकृति का होता है। कामचोर प्रकृति का होता है। आप लोग समझ गए होंगे कि इन्होंने क्या कहा था कि मतलब हम लोग जब किसी को, जैसे मान लो कोई काम नहीं करता तो उसको दंड से काम करवाएंगे, तो इसमें कही थी दंड की बात। और इसमें कहा था उन्होंने कि जो कर्मचारी होते हैं, वाई सिद्धांत में कहा था कि कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो स्वयं से, कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो स्वयं से अभिप्रेरित होते हैं, अभिप्रेरित होते हैं। मतलब कि एक जगह इन्होंने कहा था कि एक्स सिद्धांत के अनुसार क्या कहा था कि कर्मचारी जो होते हैं वो सेल्फ मोटिवेट नहीं होते हैं, मतलब कामचोर प्रकृति के होते हैं। उन्हें काम के लिए मतलब कि बार बार दंड देना पड़ता है, ठीक है। और वाई सिद्धांत में उन्होंने ये कहा था कि कर्मचारी स्वयं से अभिप्रेरित होते हैं, उन्हें जब बताएंगे उद्देश्य क्या है कंपनी के तो वो स्वयं से कार्य करेंगे। ये बात कही थी मैकग्रेगर ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रेरणा के दो कारक सिद्धांत, अभी मैंने बताया था कि दो ही घटक सिद्धांत या दो ही कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो ये किया था हाजरबर्ग ने, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है मैंने अभी आप लोगों को बताया हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विलियम आउची ने द्वारा प्रतिपादित किया गया कौन सा सिद्धांत था। ERS सिद्धांत, एक्स और वाई सिद्धांत आप लोगों को पता है कि मैकग्रेगर ने कही थी बात, तो इन्होंने कहा था जेड सिद्धांत कहा था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अभिप्रेरणा जो होती है, मोटिवेशन प्रक्रिया मूलतः होती है, कैसी प्रक्रिया होती है, भावनात्मक प्रक्रिया होती है, बिल्कुल गलत। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है, तो बिल्कुल सही बात है कि मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है, दैहिक प्रक्रिया नहीं होती और बौद्धिक प्रक्रिया नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर है कि अभिप्रेरणा जो है वो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है, क्योंकि वो अभी आपने बताया कि आवश्यकता होती है, तो मनोवैज्ञानिक में आवश्यकता को बताया गया हुआ है, ठीक है, मनोविज्ञान में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रेरणा प्रतिकार का कौन सा प्रत्यक्ष लाभ है। श्रमिकों का आपसी सहयोग, बिल्कुल गलत। अनुपस्थिति में कमी, ये भी गलत। उत्पादन में वृद्धि, ये बिल्कुल सही है कि प्रेरणा प्रतिकार का सिद्धांत जो है, प्रतिकार का एक प्रत्यक्ष लाभ है। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अभिप्रेरणा का आशय है, अभिप्रेरणा का क्या आशय है, मोटिवेशन का क्या आशय है। लोगों को समन्वित करना नहीं, बिल्कुल गलत। कार्यरत लोगों को मार्गदर्शन करना, हो सकता है। लोगों को डराना, बिल्कुल गलत। लोगों को स्वेच्छा से कार्य हेतु प्रोत्साहित करना, तो ये इस ऑप्शन से अच्छा तो है लास्ट वाला ऑप्शन, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का डी ऑप्शन। और आज का हम लोगों का अंतिम क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा मूलतः होती है, अभिप्रेरणा जो है वो मूलतः होती है, कैसी प्रक्रिया है, एक बौद्धिक प्रक्रिया है, या फिर एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, एक शारीरिक विज्ञान संबंधी प्रक्रिया है, या फिर एक समाज शास्त्रीय प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करना है। इसका जो है हम आपको होमवर्क में इस क्वेश्चन को दे रहे हैं कि इसका राइट आंसर हम लोग देखना चाहते हैं कि आप लोगों में से कितने लोग इसका सही आंसर बता सकते हैं, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को अभी आप लोगों को बताया हुआ है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।